उन कारकों को चिन्हित किया जाए जो महिला स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण में बाधक हैं। इस दिशा से देश के सबसे बड़े विधानमंडल की अपनी एक भूमिका है और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम सब उसका आत्ममंथन कर सकें। आज एक दिवसीय सदन के माध्यम से जो एक शुरुआत प्रारंभ हो रही है, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सभी माननीय सदस्यों का इस एक दिवसीय विशेष सत्र में जो आधी आबादी के लिए समर्पित है, मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। महोदय, मुख्य रूप से जो आपका विषय है वह हमें समग्रता के साथ अगर हम देखेंगे तो यह वहां से प्रारंभ होता है जब 2023 में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए 2014 से लेकर के 2023 के बीच नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में आधी आबादी के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ कि अब वह केवल लाभार्थीपरक योजनाओं से ही न जुड़े बल्कि भारत की नीति निर्धारण में भी और कानून बनाने में भी उसकी प्रभावी भूमिका हो। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आज भी भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थीपरक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपए थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपए में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वो चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वो लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने इसका मजाक बनाया था कि साहब देखिए ये अपमान हो रहा है महिलाओं का, कहां है 15 लाख रुपए। यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थीपरक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया।
दूसरा, जब 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामान्य गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, इन सबके सामूहिक रूप से स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ हर घर शौचालय का भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बनने थे 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 40 से 41 लाख शौचालय ही बन पाए थे, पहले 2.5 वर्ष में। और 2017 में जब डबल इंजन की एनडीए की सरकार यूपी में आई, हम लोगों ने अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये तो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन की भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। और मैं कह सकता हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। यह हमने उन मासूम बच्चों को बचाया है, नारी गरिमा की रक्षा भी हुई। नहीं तो होता क्या था, होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी। शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी, और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकसी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। हर घर, प्रस्ताव में आ रहा हूं ना, प्रस्ताव में रखूंगा उसी पे। अभी जब मैं उस पर आऊंगा फिर प्रस्ताव रखूंगा मैं। अभी उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। कि डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं, और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और इनमें से ज्यादातर आवास महिला लाभार्थी के नाम से है, यानी महिला भी लाभार्थी हो सकती है और उसके नाम पे आवास हो सकता है। यह भी सुविधा उपलब्ध करवाई है, यह भी उन्हीं सुविधा भी उपलब्ध करवाई। ऐसे ही आबादी की लैंड, आप तो जानते हैं गांव में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है। ग्राम पंचायत आबादी की लैंड में उसको आवंटित करती है, पट्टा देती है, वो उसी पे अपना मकान बनाता है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार उसके पास नहीं होता, कागज नहीं होता था। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से, प्रधानमंत्री घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को जहां पे उसका मकान है उसका मालिकाना अधिकार भी मिलेगा और वह महिला के नाम पर होगा। यह पहली बार हुआ है।
ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किए। और मैं कह सकता हूं कि आज डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है और भारत के अंदर 3 करोड़ परिवारों को अधिकार मिला है और उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकार प्राप्त हुआ है। यह भी महिलाओं के नाम पर ये सभी अधिकार पत्र जारी हुए हैं। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के लिए उठाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों में मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, एक गरीब परिवार बेटी की शादी के लिए चिंतित न हो, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हमने तो बेटी कहा, हमने उसको भाजपा सपा में, भाजपा कांग्रेस में या दलों में नहीं बांटा था, जाति में नहीं बांटा था। हमने कहा बेटी की शादी के लिए, वो बेटी कोई भी हो, प्रदेश की बेटी होगी, कन्यादान मां बाप के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के उसमें भागीदार बनेंगे, जनप्रतिनिधि भागीदार बनेंगे, जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र छपवाएगा। ये पहली बार हुआ। ये लोकतंत्र ये है जहां जिले का सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उनकी टोली उनका निमंत्रण पत्र छपवाती है और सामूहिक विवाह की योजना का लाभ मिल सके। 6 लाख बेटियों की शादी हुई है, तो 6 लाख, और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था इस स्कीम का। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आप तब भी विरोध किए थे। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जब बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी स्नातक तक की पढ़ाई कर सके, समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। हम 25,000 रुपए पैकेज दे रहे हैं, 26 लाख बेटियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृवंदना की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना की स्कीम हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रम थे जो वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर रही थी। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की स्कीम, ये ढेर सारी ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से नारी स्वावलंबन के कुछ आदर्श प्रस्तुत हुए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम स्टार्टअप की स्कीम लागू होने के बाद 20,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की स्कीम के अंतर्गत जो अभियान प्रारंभ हुआ उसके कारण आधे स्टार्टअप यूपी के अंदर महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। ये जब किया गया तब, पहल हुई है तब। उज्ज्वला योजना में आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे, और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए, उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी, समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी, और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था, और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया, और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की भी स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े। लखपति दीदी की स्कीम, 3 करोड़ महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव में बैंकिंग लेन देन का काम कर रही हैं, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो
या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर महिला स्वावलंबन का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। और कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें आज भारत की नारी अपना लोहा न मनवा रही हो? हर एक सेक्टर में, और डिफेंस का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में, समाज के हर एक क्षेत्र में जब वह नेतृत्व दे रही है, लेकिन इस नेतृत्व के साथ साथ उसके पास राजनीतिक ताकत भी आए, नीति निर्धारण में भी वह मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, इसमें सबसे बड़ी बाधा आप लोग बने हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उस संशोधन को जो 2029 से लागू होना था, उस संशोधन का आप लोगों ने लोकसभा में विरोध किया, और उसी के लिए आज हम सब यहां पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का लोहा मना रही हैं, बेहतरीन नेतृत्व दे रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों उसमें बाधक बन रहे हैं? क्यों बाधक बन रही हैं? वेलफेयर स्कीम से लेकर के अब वे समाज में नेतृत्व की सामर्थ्य भी विकसित कर सके, इसके लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास के लिए सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कदमों के प्रति उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया, और जब 29 में इसको लागू करने के लिए एक आवश्यक प्रस्ताव लेकर के आए, तो उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये सभी दल उसमें बाधक बन गए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप सबका चेहरा तो बोलने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। आप लोग यही सब करते रहे हैं, अनावश्यक मुद्दे से उसको नैरेटिव को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रदेश ही नहीं, देश आपकी इस हरकत को जानता है, एक एक कारनामों को जानता है। और खासतौर पर जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी, यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी, यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सहृदयता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडा से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में, तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। नारी आधी आबादी को मिलने वाले सम्मान को प्रोत्साहित किए जाने के बजाय आप लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं। और किस प्रकार से आप लोगों ने प्रस्ताव भी, चेयर से अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया किस तरीके से आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर डकैती डलवाने का काम कर रहे थे। प्रस्ताव तो आप ही की अध्यक्षता में यह सदन पारित करवा के भेज रहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास। यह आचरण था आप लोगों का। अनुसूचित जाति जनजाति को उसका अधिकार मिले, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, पिछड़ों को प्राथमिकता मिले, वंचितों को वरीयता मिले। यही तो एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और यही प्रतिबद्धता है। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है और उसी को प्रस्तुत करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। मैं तो पहुंचा हूं इस बात को लेकर के। आप लोग बात करते हैं
याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय शाहबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके शाहबानो को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी थे, आप लोग तो शाहबानो वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, लेकिन 3 तलाक का कानून जब आ रहा था तब भी आप लोगों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, तब भी इस 3 तलाक की कुप्रथा का समर्थन किया था। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं, सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? देश, यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप इसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया, और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का पतन और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान, जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हो, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हो, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हो, या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान, जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है, जहां पर नारी गरिमा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आप लोगों ने सदन के अंदर गिरा करके इस तरीके से अपमानित करने का काम किया था। प्रस्ताव गिरा, उसके बाद आप लोगों ने बधाइयां दी एक दूसरे को, यानी हमने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया, इसके लिए बधाई दी जा रही थी। विजुअल्स दिखाई गए उस प्रकार के, नारेबाजी कर रहे थे आप लोग। यह आचरण था आप लोगों का, और इसीलिए मैं उसी बात को लेकर कहता हूं कि जो आप लोगों का आचरण है, उस आचरण के खिलाफ आज पूरा सदन ही नहीं, पूरा देश आहत है। और उसी आहत की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर इस सदन में उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप यहां पर आए हैं। एक फिर कुछ और आप लोगों के उन बयानों की ओर भी मैं ध्यान दिलाना जरूर चाहूंगा, जो समय समय पर आप लोग बोलते रहे हैं, और किस तरीके के बयान आप लोगों के रहे हैं। ये वास्तव में आप लोग नारी गरिमा की बात करते हैं। देखिए, बदायूं में मई 2014 में 14 और 15 वर्ष की 2 बालिकाओं के साथ चचेरी बहनें थी, खेतिहर मजदूर की बेटी थी, शौचालय की सुविधा गांव में नहीं, घर के पास नहीं थी, और उन बेटियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, और उन सभी उसको लेकर के दुनिया ने उस मुद्दे को उस समय उठाया था। और उस समय आप लोगों ने किस प्रकार की, बुलंदशहर के मामले में, बुलंदशहर में जुलाई 2016 में बुलंदशहर के राजमार्ग पर जो सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई थी, उस समय भी आपके नेताओं के बयान क्या आए थे। तत्कालीन आपके कैबिनेट मंत्री
आजम खान ने क्या कहा था ये तो एक राजनीतिक साजिश है और यह सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही एक हरकत है। ये आपके मंत्रीगण बोलते थे, तब आप स्पीकर की चेयर पे पांडे जी आप बैठते थे। चिनहट में जून 13 में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ जो घटना घटित हुई थी, उस समय भी जनता में भारी आक्रोश था। सुल्तानपुर में फरवरी 17 में जो घटना घटित हुई थी और एक महिला ने 13 में समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप था कि विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने उस समय पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन राजनीतिक दबाव में उसको न्याय नहीं मिल पाया और फरवरी 17 में उस महिला की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं आपके समय में लगातार घटित होती थी। ऐसे लखनऊ के मोहनलालगंज में जुलाई 14 में, हापुड़ में 2013 में एसिड अटैक की घटनाएं, ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जवाब हमारे सहयोगी यहां पर समय समय पर आपको उपलब्ध करवाएंगे और उन सभी बातों को देंगे। मान्यवर, मैं आज के अवसर पर इस जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, ये महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए वह उनके सशक्तिकरण की होनी चाहिए और सशक्तिकरण में हर एक स्तर पर उन्हें सशक्त करने की दिशा के लिए जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसके परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में तो हर व्यक्ति जानता है 17 के पहले क्या स्थिति थी, और मैं तो पहले भी बोलता हूं, नाराही चल गया था यूपी में, तो देख सफाई बिटिया घबराई। अब ये मैं थोड़ा बोलता हूं, पब्लिक बोलती थी। क्या यह सच नहीं था कि मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के अंदर कोई भी सजग अभिभावक अपनी बेटी को पढ़ने के लिए तो दूर छात्रावास में भेजता था या रिश्तेदारी के पास यूपी के पास बाहर भेजता था, यूपी के अंदर नहीं पढ़ा पाता था, नहीं हो पाता था। प्लान की घटनाएं क्या संकेत करती थी? ये यूपी के अंदर की अराजकता को, 17 के पहले की अराजकता को बताता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम का लाभ, महिलाओं की भागीदारी, महिला कार्यबल और किस रूप में हुआ है 2013 के पहले, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 13% महिलाएं वीमेन वर्क फोर्स थी। जो महिलाएं कार्य करती थी, रोजगार उनको प्राप्त होता था, नौकरी कर रही थी, केवल 13% उनका योगदान था यूपी में। और पिछले 9 वर्ष के अंदर एक सतत प्रयास सुरक्षा का माहौल प्रदान करने का परिणाम क्या है? आज 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर हुआ है महिलाओं की भागीदारी प्रदेश के विकास में, 36% हुई है। यानी यह दिखाता है कि हां, उनके सशक्तिकरण के परिणाम सामने आए हैं। और महिला वीमेन वर्क फोर्स आज 36% होने का परिणाम क्या है? इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी 3 गुना बढ़ी है, 3 गुना पर कैपिटा इनकम 3 गुना हुई है। महिला अपराध इसके लिए रोका गया था। आज महिला अपराध में अगर आप देखेंगे, एनसीआरबी के ही आंकड़े अगर आप देखेंगे, हत्या के मामलों में 43% की गिरावट आई है। 16 की तुलना में अगर हम 25 में इसकी तुलना करें, 43% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 19% की कमी आई है। बलात्कार और दुष्कर्म से जुड़े हुए मामलों में 67% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर के वे आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कदम हैं, जो कदम प्रदेश के अंदर उठाए गए हैं। और उन्हीं कदमों को एक नई गति देने के लिए, नया स्वर देने के लिए आज हम सब आए हैं इस सदन में कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में कि विधानमंडल में इन मुद्दों पर चर्चा हो, आधी आबादी को उसका सम्मान मिल सके, उनके स्वावलंबन की रक्षा हो सके और उनके आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। और जैसे उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य बढ़ाए गए, कदम बढ़ाए गए, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिले हैं। और हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की। और आज उसी सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी, नीति निर्धारण और देश के कानून निर्माता के रूप में आधी आबादी आगे बढ़ सके, इससे संबंधित आज यह प्रस्ताव मैं इस माननीय सदन में रख रहा हूं। और मैं इस माननीय सदन से इस बारे में अपील करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर नियम तो वही है जो सदन की परंपराएं बोलेंगे। हां, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके एक सदस्य कह रहे हैं आप अति निंदा करिए कि जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ और उस दिन विधेयक को गिराने वाले लोगों की
और उसके बाद गिरने के बाद बधाई देने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए। हम निंदा करेंगे, आप अति निंदा कर लीजिए। इसका आप इसी को तय कर लीजिए, क्योंकि आपके यहां शिवपाल जी जैसे विद्वान लोगों ने ये बुद्धि आपको दी होगी, तो उस बुद्धि से आपको कुछ तो सामने आया होगा। और इसलिए महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं। यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारत का संविधान में लैंगिक समानता की अवधारणा प्रावधानित है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई है, परंतु अभी तक उन्हें संविधान की मंशा के अनुरूप जो अपेक्षित स्थान उनकी आबादी के अनुरूप प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाया। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इस समय के पहले उन्हें अधिकार प्राप्त हो और आगामी संसद के चुनाव में यह अधिकार प्राप्त हो, इस दिशा से जो बाधाएं उसमें पैदा की गई हैं, इन बाधाओं को चिन्हित कर उसका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने की दिशा में नारी सशक्तिकरण विषय पर यह महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं इस सदन में प्रस्ताव रखता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग लेकर के और वास्तव में चाहते हैं कि आधी आबादी को उनका अधिकार प्राप्त हो, तो फिर 17 अप्रैल को सदन के अंदर यानी देश की संसद लोकसभा में इंडी गठबंधन के आचरण की उनको निंदा करनी चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और आज के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वे इस पूरी चर्चा में भाग लेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और मुझे भी अच्छा लगा, हम लोगों इस सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। यही कहते हुए अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर, इस प्रस्ताव को रखने और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कि यहां पर परमिशन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता